हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी वाइज स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ में स्ट्रगल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी आदमी अगर कुछ हासिल किया है तो उसके पीछे कई संघर्ष की कहानियां होती हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जिनके पास पैतृक संपत्ति होती है तो उनकी बात अलग है। जिनके पास अगर पैतृक संपत्ति नहीं है तो वो आपको खुद को इतना मैनेज करना पड़ेगा, इतनी कठिनाइयाँ आएंगी, सबको मैनेज करते हुए आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। केवल धैर्य बनाने की ज़रूरत होती है। मैं चाहता हूं कि आपको अपना पढ़ाई में अच्छा से मन लगा सकें। दोस्तों, आइए देखते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जो है जनित्र कहलाती है। हिंदी में जनित्र कहते हैं और अंग्रेजी में जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये डीसी जो करंट पैदा करती है तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। एसी पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को डायनमो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनमो कहते हैं। और डीसी जनित्र जो है डायनमो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं। बस एक एक पॉइंट ऐसे, अब देखिए 4-5 पॉइंट आपको दिमाग में याद हो गया होगा। यदि किसी चालक को उसके चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति में चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज कहलाती है। अब देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप अपने तरीके से शॉर्टकट बना सकते हैं कि किस में क्या होगा। जैसे अंगूठे में फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और अंगूठे के बीच वाले उंगली में डायरेक्शन ऑफ फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, ये अपने हिसाब से कैसे याद करना है वो आप खुद एक शॉर्टकट बना लीजिए। और इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करे तो बीच की उंगली जो है चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जनरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बॉडी, पहला देखते हैं, मशीन के मध्य भाग को बॉडी या योक कहते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन याद करने वाली है। और यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है और यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पोल शू है, ये फील्ड वाइंडिंग, योक या फेम। ठीक है, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट्स और इंटरपोल। ठीक है, आगे देखते हैं फील्ड पोल। इसका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। फील्ड पोल का काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा सामान्यतः अधिकतम संख्या 8 होती है। ठीक है,
और टॉपेड होल्स फॉर फिक्सिंग। और ये देखते हैं लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। जो फील्ड पोल होता है वो लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील से बनाया जाता है। अब देखते हैं आर्मेचर। यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के साथ एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। ठीक है, लेमिनेटेड होते हैं। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से उसमें हिस्टैरिसीस क्षति या ईडी धारा क्षति कम होती है। और आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना होता है। सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर का पिक्चर है। यह डीसी जनित में घूमने वाले भाग शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। और आर्मेचर में 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक लैप बाइंडिंग, एक वेब बाइंडिंग। ये पूछता है। तो लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। लैप बाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या, ठीक है, और पोलों की संख्या जो है बराबर होती है, ए बराबर पी। ठीक, और यहीं वेब बाइंडिंग में क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होते हैं, वेब बाइंडिंग में 2 होता है। आगे देखते हैं, लैप बाइंडिंग जो किया जाता है वो वोल्टेज मान कम होता है। ठीक है, लैप बाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, वेब बाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है। क्या है, लैप बाइंडिंग में जो है वोल्टेज का मान कम होता है और वेब बाइंडिंग में जो है वोल्टेज का मान दोबारा से देखते हैं। लैप बाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, वेब बाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक, इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सा परिपथ होने से रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होता है। और जहाँ अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पे वेब बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे करंट की ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ पे लैप बाइंडिंग, जहाँ पे वोल्टेज की ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ पे वेब बाइंडिंग किया जाता है। ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपका जो बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, जबकि वेब बाइंडिंग में 2 होता है। लैप बाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, वेब बाइंडिंग में करंट का मान बहुत कम होता है। इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सा परिपथ होने के रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होता है। यहाँ अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, वेब बाइंडिंग। ठीक, ईएमएफ बराबर होता है ब्रशों की संख्या आब्लिक पथों की संख्या। आर्मेचर, अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट देगा। अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर से जोड़ा जाए तो वह डीसी करंट देगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ा जाए तो वह डीसी करंट देगा। ठीक है, और मशीन के ध्रुवों की समान संख्या के लिए लैप बाइंडिंग की तुलना में वेब बाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होता है। ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है, ये कम्यूटेटर, इसको द्विक परिवर्तक भी कहते हैं। ये
इसका देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बाइंडिंग कॉयल है, ये कम्यूटेटर बार है, ये आर्मेचर शाफ्ट है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगा होता है, ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा कि कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगा होता है। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं, ठीक है। और यह हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियां जो है सेगमेंट के बीच अभ्रक माइका भरा रहता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल्स में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी रूप में प्रदान करना है। इसे खंडित वलय स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश और इंटरपोल के साथ साथ कंपनसेटिंग बाइंडिंग भी प्रयोग किया जाता है। ब्रश देखते हैं। ब्रश का भी बहुत बड़ा रोल है। यह कार्बन का बना होता है, ठीक है। ब्रश किसका बना होता है? कार्बन का। बड़ी क्षमता के यूनिट में ब्रश तांबा और कार्बन के मिश्रण का बना होता है, ठीक है। कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्वलुब्रिकेटिंग होते हैं। इसका तापमान गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होना चाहिए, ठीक है। कार्बन ब्रशों का धारा घनत्व जो है 5 एम्पियर स्क्वायर मीटर रखा जाता है। यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाएगा। ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से एक द्वितीय आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। ईएमएफ देखते हैं, इक्वेशन। इस फार्मूले को तो आपको याद ही होना चाहिए हर हाल में। आप देखेंगे कि फार्मूला ही कभी कभी पूछ देता है। अगर फार्मूले पे कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है तो ये सब नंबर बढ़ाता है। तो E बराबर 5Zn अपॉन में 60 इंटू P अपॉन में A, जहाँ पे E जो है जनित्र द्वारा पैदा विद्युत वाहक बल है और फाई जो है प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स है और Z जो है आर्मेचर चालकों की संख्या है, N आर्मेचर की घूर्णन गति है, P पोलों की संख्या है, ये जो है आर्मेचर बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या है। डीसी जनरेटर में घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। करने से जो डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर्स। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनरेटर जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब आदमी जो है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग यहीं से कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि डीसी जनरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और एक है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब देखिए, हम पहले पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये क्या होता है? इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल विद्युत चुंबक जो है उसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। ये वाली पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है। इसमें उत्तेजना वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से कम होता है, ठीक है। और पृथक उत्तेजित जनरेटर जो है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विद्युत वाहक बल पैदा कर सकती है। जहाँ कम वोल्टता और उच्च धारा की आवश्यकता हो
तथा क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता हो तो वहाँ इस प्रकार का जनरेटर प्रयोग होता है। और देखते हैं विद्युत लेपन, धातु शुद्धिकरण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड में जो है ये सेपरेटली एक्साइटेड जो है पृथक उत्तेजित जनरेटर में इसके उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं स्व उत्तेजित जनित, इसको अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।